नमस्कार, बोलने से बदलेगा में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। नरसिंहपुर में एक सरफरा लड़की का गला रेतता रहा, लोग देखते रहे। जिला अस्पताल में लड़की की गला रेत कर हत्या कर दी, लोग देखते रहे। लड़की वही मर गई, लोग देखते रहे। सरफरा लड़की से एक तरफा प्यार करता था, भोपाल में लिव इन में रह रहे थे। शख्स ने गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी, शव को बेड पर रखकर वही सोता रहा। बताया जा रहा है कि युवक लिव इन पार्टनर थे दोनों, और युवक जो है वो अपनी पार्टनर से जलता था, उस पर शक भी करता था। दोनों ही मामले परेशान करने वाले हैं, डराने वाले हैं, अलर्ट करने वाले हैं। आखिर क्यों ये हो रहा है? रिश्तों में इतना अविश्वास क्यों? किसी की जान लेने से बेचक क्यों नहीं? आप भी हमें कॉल करें, अपनी राय रख सकते हैं। हमारा नंबर है 8178999182। जिस जगह यह घटना हुई वहां एनडीटीवी संवाददाता संजीव चौधरी पहुंचे। वहां से पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इसके साथ ही आपको यह बताते हैं कि मृतका के माता पिता ने संध्या के किसी भी लड़के से संबंध होने से इनकार किया था। पहले एक रिपोर्ट, फिर हमारे साथ एक पैनल होगा, करेंगे चर्चा। इस समय हम नरसिंहपुर के जिला अस्पताल में हैं। इसी अस्पताल में एक प्रशिक्षु नर्स की हत्या कर दी गई। देखिए, सुरक्षा के जो इंतजामात हैं वो यहाँ पर सबसे बड़ी सुरक्षा का इंतजाम जो है वो ये एक डंडा है जो अभी फ़िलहाल बिना गार्ड के यहाँ पर टिका है, और जो 14 गार्ड्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, वो किसी एक निजी एजेंसी के द्वारा ये गार्ड लगाए गए हैं। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ पर ये हत्या की गई थी। यहाँ पूरे में कर्मचारी थे, पेशेंट्स थे और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जब ये घटना की गई है तब किसी ने नहीं पकड़ा, ना किसी ने बात की, ना किसी ने रोका। ये इमरजेंसी इकाई है, इस इमरजेंसी इकाई में ही वो आई थी, क्योंकि वो एक प्रशिक्षु नर्स थी। 12th क्लास के बाद जो प्रशिक्षु नर्स होती हैं वो थी यहाँ पर। ठीक आकस्मिक चिकित्सा कक्ष जो यहाँ पर है, ये आकस्मिक चिकित्सा कक्ष के सामने ही यहाँ पर हत्या की गई है। वो जो आराम से बैठ के उसने यहाँ पर हत्या की। इसी आकस्मिक चिकित्सा कक्ष से उसकी वीडियो बनाई गई थी जो अब सब तरफ वायरल हो रही है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि जब हम आज यहाँ पर आए हैं और अलग अलग लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोई भी एक ऐसा नहीं मिल रहा हमें जो ये कह सके कि वो उस दिन घटनास्थल पर था। जो डॉक्टर थे वो बीमार हो गए हैं, उन्होंने 3 दिन की छुट्टी ले ली है। जिन्होंने वीडियो बनाया था और जो नर्सिंग स्टाफ था वो भी, उसका भी स्वास्थ्य खराब हो गया है, उन्होंने भी छुट्टी ले ली है। सिविल सर्जन का कहना है कि वो हालांकि रोज़ ब्लड देखते हैं, लेकिन इस तरीके की घटना रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। इसलिए संभव है कि लोग अपनी मानसिक संतुलन ना बना रख पाएँ और बीमार हो जाएं, इसीलिए उन्होंने छुट्टी ली है। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस तरह अभी देखिए इतने सारे लोग यहाँ पर ये वीडियो को देख रहे हैं, उसी तरह से कल भी 50 लोग यहाँ पर खड़े थे, लेकिन किसी ने ना तो आवाज़ निकाली, ना बचाने की कोशिश की, और ना कोई उसके पास गया। हत्या करने के बाद हत्यारा आराम से निकलकर अपने घर चला गया, किसी ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। ये मानवता को शर्मसार करने वाली एक बहुत बड़ी घटना है जो जिला अस्पताल नरसिंहपुर में हुई है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। उधर मृतका के माता पिता ने बताया कि संध्या का किसी लड़के से कोई संबंध नहीं था और न ही किसी ने परिवार को धमकी दी थी। परिवार ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ एक पैनल होगा, करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा। हम संध्या चौधरी के घर आए हैं। संध्या चौधरी के पिताजी हमारे साथ हैं। क्या हो गया, ये कैसे हो गई ये घटना? जो सर, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी बच्ची 2 बजे अस्पताल जाती है। मैं तो सर दुकान लगाया था, मुझे कोई पता नहीं है कैसा हुआ, कब हुआ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो लड़के ने आप लोगों को भी कुछ समय पहले धमकाया था? नहीं धमकाया, उसने पुलिस को बयान दिया है? कोई विषय चर्चा नहीं भैया, वो के विषय में कोई नहीं। तो आपकी लड़की जो थी वो कभी उससे मिली है या कुछ आपको जानकारी दी? कोई जानकारी नहीं, कभी नहीं मिली। क्या चाहते हो सर? मेरे हिसाब से तो सर उसको वो कठिन से कठिन सज़ा होना चाहिए, ताकि आम लोगों को भी सीख लगे, ताकि ऐसी घटना अपने शहर में न हो पाए। और दूसरी बात क्या है कि बेचारा गरीब है, सब्जी की दुकान लगा कर गुजर बसर कर रहा है, उसको आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए।
संध्या के चाचा को सबसे पहले सूचना मिली थी। जब आपको सूचना मिली कि ऐसी घटना हो गई तो फिर क्या किया आप लोगों ने, कैसे पहुंचे, जब देखा तो क्या है यहाँ के हॉस्पिटल से कोई आदमी आया था बताने के लिए, तो हम तो घर पे नहीं थे, हमारी बच्ची थी, वो लड़की की माँ थी संध्या की, वो हमारी बच्ची थी, इतने लोग घर में थे। तो यहाँ से फ़ोन पहुँचा मोहल्ला से हमारे पास, तो वहाँ से दौड़े पहुँचे वहाँ पे। जब वहाँ देखी तो बच्ची ख़त्म मिली हमें। घर वालों को उसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उसने अपने बयान में कहा है कि उसने घर वालों को भी धमकाया था कि यदि उसकी बात नहीं मानी गई तो वो स्वयं को भी ख़त्म कर लेगा और लड़की को भी हत्या कर देगा। बहुत कठिन समय है। ये बेटी की माँ है, ये जब से ये घटना हुई है परेशान है। क्या चाहती हो आप? मेरी जैसी मेरी बेटी की हत्या की, मैं तो वही चाहती, उसको भी फांसी होना चाहिए, वो भी ना बच पाया। कल के दिन आए, आज तो मेरी बच्ची की, कल के दिन किसी की भी बच्ची हो सकती है, इसलिए मैं यही चाहती, उसको भी फांसी की सज़ा होना चाहिए। खून के बदला खून नहीं, जब ये समझ में आएगा आदमों को। क्या कैसी थी आपकी बेटी, स्वभाव में कैसी थी? मेरी बच्ची बहुत अच्छी थी स्वभाव में। मेरी बच्ची गई तो किसी में दिखाता ही नहीं है, इतना अच्छा स्वभाव। तो हर एक बात में से कहती, मम्मी मैं हूँ तेरा सहारा, मैं ही तेरा सहारा बनूंगा मम्मी, जिंदगी तेरा पालन पोषण करूंगा, और मैं यहीं जहाँ पर आप रहेंगी मैं वहीं रहूंगी मम्मी। मेरी शादी भी हो जाएगी फिर भी मैं आपको ज़िंदगी भर मेरे माँ बाप को सहारा दूंगी। मैं कह एक ही सहारा था सर मेरा था, और उसी को छीन लिया आदमों ने। अब मैं क्या करूँगा, मैं बेसहारा हो गई होंगी। क्या बोल के निकली थी आपसे? बोल के निकली थी कि मम्मी 2 बजे की ड्यूटी हैगी, तो मम्मी मैं ड्यूटी जा रही होंगी। तो मैंने कही ठीक है बेटा चली जाओ ड्यूटी। रोज़ तो जा रही आ रही थी। मेरे को क्या पता था कि मेरी बेटी को ऐसा मार डालेंगे, ऐसा कत्ल कर देंगे। ये बात कभी उसने बताया कि कोई लड़के उसको परेशान कर रहे हैं, उसको फ़ोन लगाते हैं, रास्ते में रोकते हैं, ऐसा कभी उसने आपसे चर्चा की? कभी नहीं बताया उसने मुझको, उसको कभी नहीं बताया कि मैं से ऐसे कोई परेशान कर रहा, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं थी। कुछ बात होती तो बताती, मेरे को कुछ बात ही नहीं थी। अचानक घटना हो गई है। घर के सभी लोग हतप्रद हैं क्योंकि एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने काम से काम रखती थी, स्कूल जाती थी, फिर ड्यूटी पे जाती थी। कभी उसने घर पे शिकायत भी नहीं की कि किसी ने भी उसके साथ कोई छेड़छाड़ की हो या उसे परेशान करने की कोशिश की हो। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। और इस खास मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल है। सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शोभा शर्मा जी हैं, मनोवैज्ञानिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योति बी ढींगरा जी हैं, फैमिली काउंसलर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रघुवीर सिंह मीणा साहब हैं, रिटायर्ड आईपीएस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ हैं। सबसे बड़ा सवाल रघुवीर साहब आपसे समझना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप ऐसे मामलों को, इसके पीछे की वजह क्या? देखिए सवाल जो आपका कि इसके पीछे की वजह क्या है, कि कहीं ना कहीं इसमें पहले से जो बता रहे उसके माता पिता के पहले से कुछ ऐसा नहीं रहा कि बच्ची को कोई शिकायत नहीं थी और एक तरफा वो प्यार करता था, तो उसकी कहीं ना कहीं क्रिमिनल मानसिकता रही होगी। क्योंकि उसके बच्ची के माता पिता बता रहे कि बच्ची हमारी बहुत साफ सुथरी थी, किसी तरह किसी हरकत में नहीं थी। तो जो लड़का रहा है उसका बैकग्राउंड से पता लगेगा कि ऐसी घटना उसने क्यों की। बिल्कुल सर, 2 मामले हैं, दर्शकों को भी एक बार फिर से याद दिला दें कि एक अस्पताल का मामला है जहां पर गला रेतकर हत्या कर दी गई और युवक ने अपने गले पर भी हमला किया, और एक मामला है जहां पर लिव इन में रह रहे थे और उसने अपनी पार्टनर को मार डाला, उसके बाद शव को लपेट कर वहीं पर सोता रहा। बाद में वो नशे में अपने दोस्तों के पास गया था, उसने अपनी बात बताई, जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ है। रघुवीर जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे। आपका तो लंबा तजुर्बा है सर, क्या ये चीजें नए वक्त की हैं या पहले भी ऐसे मामले सामने आते थे?
देखिए ऐसे मामले पहले बहुत कम आते थे, और जैसे आप बता रहे कि वो नशे की हालत में था और गला रेत दिया और वहीं सोता रहा, तो नहीं, निश्चित उस तौर से वक्त ये नशे विगत की हालत में मानसिकता था का या ही। नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन जब वो अपने दोस्तों के पास गया था तब तक उसने वारदात को अंजाम दे दिया था और उसने ये आप बीती बताई थी। पहली दफा दोस्तों को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने इसे सीरियसली लिया। उसके बाद पुलिस पहुंची। रघुवीर जी। जी, तो इससे लगता है कि जब नशे की हालत में और इस तरह से था, तो कुछ ना कुछ उसका भी मतलब बैकग्राउंड वही रहा होगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, हम लोगों के कार्यकाल में इस तरह के केस देखने को बहुत कम मिलते हैं। एक दो मिले होंगे पूरे लाइफ में, 35 साल पुलिस सेवा में रहा, पर ये अलग टाइप के जो आज के माहौल में मिलते आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह एक तो नशा, और ये आपके जो दुनिया भर के देखे जाते हैं इंटरनेट पर, ये सारी चीजें, इनको देख देख के लोग अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें कई वजह हो सकती हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम नए दौर में और नए दौर की ये चुनौतियां हैं और इससे हम इनकार भी नहीं कर सकते, यही हकीकत है, तो इसका सामना करना होगा। ज्योति जी, एक बड़ा सवाल नए दौर की अगर हम बात करें तो निगरानी नहीं है या निगरानी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए? परिवारों के पास, समाज के पास क्या विकल्प है? हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि जो चीजें ट्रेंडिंग में हैं उससे लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। कल्चर बदला है, सारी चीजें बदली है, नई टेक्नोलॉजी है, तो हमें इसमें क्या विकल्प नजर आता है? पूछा आपने मेरे से, और मेरे हिसाब से तो जो जिस तरीके का सीन आजकल चल रहा है, जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, उसमें फैमिली का बहुत बड़ा हाथ। फैमिली बहुत दूर तो है एक दूसरे से, बातचीत नहीं करते, पेरेंट्स बच्चों को समझाते नहीं कि भाई अगर इस तरीके की बात हो जाए। अलग अलग एज में आपके बच्चों को अलग अलग जानकारी, अलग अलग नॉलेज देनी होती है, जो आजकल पेरेंट्स देते नहीं है, या उनके पास है नहीं, उनके पास है भी नहीं, और उन्हें पता भी नहीं है कि कैसे बच्चे को बड़ा करना है। तो आई थिंक यहाँ पे एक बहुत पिछड़ापन है इस चीज में, जो मैच नहीं करता, और बच्चे इस तरीके की हरकतें करते हैं तो समझ नहीं आता कि कैसे हम करें। एक दूसरा क्या होता है कि इन्हीं वजह से बहुत से इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? कुछ डीप सीटेड गुस्से उनके अंदर भरे हुए हैं जो उन्होंने निकाले नहीं है, और वो इस तरीके से निकल के आते हैं, और अग्रेशन होता है बच्चों में बहुत ज्यादा। जी ठीक है, ठीक है। ज्योति जी, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, आपके पास आते हैं, और शोभा जी आपके पास भी आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी जो काफी करीब से इस मामले को लगातार कवर करते हुए आए हैं और क्या कुछ है इस मामले में अपडेट, वो एक बार रुख कर लेते हैं। संजीव जी, मामले में क्या है अपडेट नजर आता है, क्या है अपडेट? ठीक है, संजीव जी के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले अभी शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। शोभा जी, क्या मनोवैज्ञानिक कारण आप इसके पीछे देखती हैं? नए वक्त की हम बात करेंगे, नई चुनौतियां, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, तो यहां पर क्या विकल्प देखती हैं आप? क्या चुनौती है, उसे ठीक कैसे किया जा सकता है? देखो, कोई एक ही कारण नहीं होता है। जैसे कि हम दोनों ही केस में देखें, जैसा कि ज्योति जी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अपने भी पर्सनल ट्रेट होते हैं जिनकी वजह से वो बहुत एग्रेसिव और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में पसंद करता है रहना। पहली चीज। दूसरी चीज, जो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी होते हैं उनमें ये ट्रेट होता है, उनमें एंग्जाइटी बहुत होती है, एग्रेसिव बहुत ज्यादा होते हैं, उनका वॉलेंट बिहेवियर होता है, उन्हें कोई भी चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे उनका कोई लेके उन्हें परवाह नहीं होती है। तीसरा, इनको टॉक्सिक बहुत, मतलब कि एक दबदबा होना चाहिए, ये डोमिनेट होते हैं, ये किसी की मानते नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है इतने डोमिनेट होते हैं कि मेरा नहीं तो किसी का नहीं, तो ये सारी चीजें हैं जो कि इनको कहीं ना कहीं वो करती है। ठीक है रघुवीर जी, एक बड़ा सवाल ये कि अस्पताल में एक वारदात जो है वो अस्पताल में हुई, लोगों ने वीडियो बनाया सर, पर किसी ने बचाने की, किसी ने रोकने की हिमाकत नहीं की, क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, ये बहुत ही ताज्जुब का विषय है। वहां जो मौजूद थे उन लोगों को बचाना चाहिए था। पुलिस के साथ साथ ये समाज की भी ड्यूटी होती है। जो स्टाफ वहां ड्यूटी पे था और जो पेशेंट थे, पेशेंट के साथ भी अटेंडर रहते थे, रहे होंगे, इन सबको मिलके और उसको पकड़ना चाहिए था, बचाव करना चाहिए था, तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। ये हमारे जिम्मेदारी से दूर हुए हैं ये लोग, ये बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी थी वहां पर।
बिल्कुल सर, लेकिन कई दफा ये देखा गया है कि आप किसी मामले में अगर इन्वॉल्व होते हैं, आपने कोशिश की बचाने के लिए या जो भी हो, इंटेंशन चाहे जो भी हो, लेकिन ऐसा भी लगता है कि उस वजह से आपको कुछ वक्त देना पड़ जाता है। कई बार पुलिस थाने में बुलाती है कि आप यहाँ पर थे, क्या हुआ था, आपने बचाया ही सही, लेकिन उस वजह से इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। 2, 4, 5 दिन 10 दिन थोड़े मुश्किल हो जाते हैं मदद करने वाले के भी, क्या ऐसा है? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम लोगों को वहां विटनेस बन के तो खड़े होना पड़ेगा, किसी को सजा दिलवाना है, क्योंकि समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो अपराधी को सजा दिलवाए। जब कोई विटनेस नहीं होगा तो ना तो न्यायालय सजा दिलवा पाएगा, ना पुलिस दे पाएगा, ना पुलिस दिलवा पाएगी। पुलिस और न्यायालय दोनों की कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर चलती है, वो साक्ष्य आवश्यक है। उसमें हमारे सामने कोई घटना होती है तो बिल्कुल हमें सही गवाही उसमें देनी चाहिए, और उनको गवाही भी देनी चाहिए। जो बता रहे हैं कि गवाह नहीं मिल रहे हैं उसमें, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, यानी अगर कोई किसी की मदद करता है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आए, भगवान न करे, लेकिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति सामने आए तो आपको मदद करनी चाहिए, आपको कहीं किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। एक बड़ा सवाल शोभा जी आपसे समझना चाहेंगे, ये लिव इन कल्चर जो है या जिस तरीके से जो परिवार के लोग कोशिश करते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं कि वो बच्चों पर निगरानी रखें या उन्हें बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों, वो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इलीगल चीज़ें ना करें, लेकिन क्या इसके पीछे माइंडसेट हो जाता है, क्या तब्दीली आ जाती है किसी वजह से, जिसके बाद इंसान जिंदगी मौत के फासले को भी नहीं समझ पाता? देखो, ये जो मैंने अभी जो बात करी ना नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की, ये लोग ना किसी के साथ बहुत दिनों तक रहना पसंद नहीं करते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उनको घर पे लगता है प्यार की कमी है, क्योंकि उनको बहुत अफेक्शनेट, उनको अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है। तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है अटेंशन और प्यार हमें मिले, और जहां पर भी मिल जाता है फिर ये उनके साथ में अटैच हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली से कटने लगते हैं, क्योंकि फैमिली में रहेंगे तो हम कुछ चीजें हैं जो कि हम उन्हें उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें चलना होगा, बट ये उस चीज को पसंद नहीं करते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में उन्हें प्यार भी मिल रहा है, अफेक्शनेट भी हो रहे हैं, अटेंशन भी उनको प्रॉपर मिल रहा है, और अपनी भी चला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लिव इन रिलेशनशिप वही है। ठीक है शोभा जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। संजीव जी क्या अपडेट? संजीव जी आप तक आवाज पहुंच रही है, क्या है अपडेट? कट गया, बार कट रहा है। संसार करने वाली घटना, किसी वर्ग समाज की बेटी के साथ इस प्रकार की घटना ना हो, तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था हॉस्पिटल। ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच रही, प्लीज कंटिन्यू कीजिए जी शोभा जी। यस तो उन वहां पर क्या है, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह के अपनी चला सकते हैं, पार्टनर के साथ भी दबदबापन दिखा सकते हैं, उनको अटेंशन भी मिलती है मनचाहा, उनको रिलेशनशिप भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक लिव इन रिलेशनशिप का वो भी हो गया, क्योंकि लोग आजकल जो रिलेशनशिप इजीली अवेलेबल होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जो है एक नीड या सब कुछ जो भी आप कह सकते हैं, उन सब के लिए भी एक लिव इन रिलेशनशिप एक टर्मिनोलॉजी बन गई है। तो पेरेंट्स को भी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी ये सब चीजें पता होती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो इस तरह के कल्चर या चीजों को एक्सप्लेन करें, उसके जो है बेनिफिट और ये सब चीजें डिसएडवांटेज सब बनाए कि ऑब्वियसली करियर पे भी इंपैक्ट पड़ता है, और ये सब ठीक है शोभा जी प्लीज आते हैं आपके पास। संजीव जी इस वक्त परिजनों के साथ हैं और वे वहां जिलाधिकारी से बातचीत कर रहे हैं। संजीव जी क्या है अपडेट, आप तक पहुंच रही है आवाज? अपडेट प्लीज। देखिए, ये सामाजिक तौर पे ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये बहुत आक्रोशित है। इनका कहना है कि एक गरीब की बेटी की मृत्यु हुई है, इसलिए लोग साथ नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ इनके परिवार के जन हैं, ये सामाजिक लोग हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये है भैया, हमारी मांग ये है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा होना चाहिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस बेटी के साथ में सारी दरिंदगियों की हद पार कर दी। जैसे आपने वीडियो देखा होगा, जो वीडियो वायरल हो रहा है यूट्यूब पर सारे चैनलों पर, बेटी का गला काटता रहा वो दरिंदा, और वो बेटी इतनी तड़पती रही, आजू बाजू पूरा अस्पताल प्रबंधन देखता रहा। अगर कोई चाहता तो उस बेटी को बचाया जा सकता था, लेकिन बड़ी दुख की घटना है, उस दरिंदे ने इस घटना को अंजाम दे दिया। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की यहाँ पर चरमरा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करना चाहिए उस परिवार को, कि उस परिवार की एक ही बेटी थी। उस माता पिता को काफ़ी उम्मीद थी कि वह परिवार का प्रतिपालन और देश की और समाज की, मानव समाज की सेवा करी। वो माता पिता की उम्मीदें टूटी हैं। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए और दरिंदे को फांसी होना चाहिए, और उस परिवार की विशेष
मांग ये है कि उस परिवार को एक रोजगार भी उपलब्ध कराएं, क्योंकि बूढ़े माता पिता आने वाले समय में कहाँ जाएंगे। अमृत, इस परिवार की मांग है कि इन्हें 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गरीब लोग हैं, इनके पास आय का भी कोई साधन नहीं है। एक बेटी थी जिसकी मौत हो गई है। तो ये सभी सामाजिक लोग यहाँ पर अपनी मांग लेकर कलेक्टर के पास आए हैं। इनकी मांग है कि उसे फांसी दी जाए, जो उसके घर को ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी अवैध है, तो उसको बुलडोजर से गिराया जाए। इस तरीके की ना विभिन्न मांगों को लेकर ये जिला कलेक्टर के पास आए थे और ये बहुत आक्रोश है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरा नजर बनाए रखिए कि प्रशासन का क्या कहना है और अस्पताल प्रबंधन का क्या कहना है, संजीव जी। लेकिन हमारे साथ रघुवीर साहब है। रघुवीर साहब, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर, अगर ऐसा किसी के साथ हो सकता है तो डॉक्टर भी महफूज नहीं है। रघुवीर जी, रघुवीर जी, आप तक पहुंच रही है आवाज? शायद आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है। ज्योति जी, क्या चुनौती आप देखती हैं इन तमाम मामलों को लेकर? जो घुमा फिरा कर अगर हम देखें, ये वारदात के पहले की चीजें तो काफी चल रही हैं, लाखों में इसकी तादाद है, लेकिन मामले कहीं इक्का दुक्का सामने आते रहते हैं। पर इसके पीछे वजह क्या है? उसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और क्या वहां पर चुनौती आप देखती हैं कपल्स के बीच खासकर? इश्यूज की तरफ लेके जाती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, एग्रेशन है इनके अंदर, और वो एक कस्टमाइज्ड है। मतलब हर एक के पास एक अलग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उनका एग्रेशन सामने आता है और इस तरीके की चीजें होती है। और ये सिर्फ फैमिली साथ में बैठ के बातचीत कर सकते हैं या फिर किसी काउंसलर की हेल्प लेके, किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर की हेल्प लेके इन चीजों को। जी ठीक है। संजीव जी, इस मामले पर क्या कहना है प्रशासन का? वहां पर आला अधिकारी भी हैं, क्या कहा उन्होंने? देखिए, इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हत्यारा है, आरोपी है, वो गिरफ्तार किया जा चुका है, उसे पूछताछ की जा रही है। और जो सरकार का कहना यह है कि जो भी विशेष कार्रवाइयाँ होंगी वो की जाएंगी। ठीक है। वहां लोगों के क्या रिएक्शन है, जरा वो भी आप अगर ले सके परिजनों से या आसपास के लोगों से। जी बताइए, क्या चाहते हैं आप? 27 तारीख को जो जिला अस्पताल में एक निर्मम हत्या जो की गई है संध्या चौधरी की, जो 18 वर्ष की बच्ची थी, हम लोगों की प्रशासन से मांग है कि बच्ची का जो हत्यारा है उसके सबसे पहले तो उचित कार्रवाई के साथ में उसके घर पे जो घर बना हुआ है उस पर बुलडोजर चलाया जाए। और दूसरी मांग ये है कि परिवार, जो पीड़ित परिवार है, उसको उचित मुआवजा दिया जाए। कम से कम 1 करोड़ रुपए का हम लोगों ने राशि का जो रखा है, हमने अपना मोमेंटो दिया हुआ है, उसमें 1 करोड़ का प्रावधान कम से कम परिवारजन को एक सहायता रूप राशि मिले। और बिटिया, जो बिटिया तो रही नहीं है क्योंकि इकलौती बिटिया थी घर में, तो उसके परिवारजन को, एक जन को अनुकंपा या किसी भी के तहत उसको कोई नौकरी करने का प्रावधान रहे। सुरक्षा के लिए क्या कहना है? सुरक्षा के लिए हम ये चाहते हैं कि बच्ची के परिवार को कोई जी के सरकारी वर्क में जॉब दी जाए, जिससे कि उनका जीवन यापन हो सके। यदि प्रशासन जो हम लोगों ने मांगे सुनी है नहीं सुनता, तो हम अहरवार समाज संघ की ओर से, भारत की ओर से पूरे नरसिंहपुर जिले में बहुत बड़ा धरना आगामी रखेंगे। मैं श्याम सिंह। तो इस तरह ये परिवारजन है, वो ये चाहते हैं कि आरोपी को भी सज़ा मिले, दूसरी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। परिवारजन ये भी चाहते हैं कि एक सदस्य को नौकरी दी जाए। बिल्कुल। फिलहाल प्रशासन का क्या रुख नजर आता है इस मामले में, संजीव जी? तो अहरवार समाज संघ इसका आगामी विरोध प्रदर्शन करेगा। अभी कलेक्टर ज्ञापन लेके गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी सरकार की नीतियां हैं, जो भी सरकार की योजनाएं, उनका सारा लाभ दिया जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि किसी के भी साथ इस बात की कोई बात नहीं है कि वो गरीब है या अमीर, सबके साथ कानून सहयोग कर रहा है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। तो इस तरह से अभी तो इन लोगों को ये बता दिया गया है। चौकी का स्टाफ बदलने के लिए भी एक मांग की गई थी, ठीक है, तो उस पर भी तुरंत कार्रवाई। संजीव जी, आरोपी ने खुद का गला रेतने की भी कोशिश की, इस मामले को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, जो आरोपी था वो लगातार इस तरीके की बात कर रहा था कि वो हत्या कर देगा और उसके बाद स्वयं आत्महत्या करेगा।
और इसी के लिए उसने पहले लड़की के गले में एक बहुत ज़ोरदार चाकू से वार किया है और फिर 3-4 बार अपने गले में मारा। लेकिन अंतर यही होता है, दूसरे की हत्या करने के लिए जो वार होता है वो बहुत तेज होता है, और जब अपना खुद का गला उस पर कर रहा था तो उसमें इतनी तेजी नहीं थी, तो वो उसको कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत चोट लगी है और उसके बाद वो अब स्टिच लगाने के बाद वो आराम से जेल भेजा जा चुका है। तो ये अंतर है, जब किसी दूसरे की हत्या की जाती है तो फोर्स होता है, जब हम खुद अपने ऊपर आत्महत्या का प्रयास करते हैं तो उसमें कोई फोर्स नहीं होता। ये इसी का परिणाम था कि लड़की की मौत हो गई और वो बच गया। अमृत, बिल्कुल ठीक है संजीव जी, आते हैं आपके पास। शोभा जी हमारे साथ, डॉक्टर शोभा शर्मा मनोवैज्ञानिक जुड़े हैं। शोभा जी, आपने तो इस मामले में अपडेट भी देखा, क्या है, क्या चीजें हैं, क्या कहेंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर भी सवालों के घेरे में है और समाज के सामने भी कई चुनौतियां हैं। ऑब्वियसली ऐसे लोगों की, देखो आप पर्सनैलिटी तो कुछ ऐसे चेंज कर नहीं सकते, लेकिन जो भी हानि हुई है, जो भी उस लड़की के साथ हुआ है, अगर आई थिंक इनके ऊपर एक्शन तेजी से लिया जाए, कड़े एक्शन लिए जाए, तो शायद चीजें चेंज होंगी। अगली बार कोई भी इंसान ऐसी चीज करने से पहले एटलीस्ट एक बार तो सोचेगा। तो ये आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सारी चीजें होनी चाहिए। दूसरा, पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूंगी कि जहां पर भी ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी क्राइम एक साथ तो नहीं होता है, धीरे धीरे उसके जो बीज हैं वो पहले से पनपने लगते हैं। अगर बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट प्रोफेशनल इनकी हेल्प लें। और अगर फीमेल को भी, अगर पार्टनर को भी किसी को लग रहा है कि दूसरा इस तरह के ट्रेट वाला है, बहुत एग्रेसिव है, वायलेंट बिहेवियर हो जाता है, क्राइम कर सकता है, तो प्लीज अवेयर रहें, सतर्क रहें और विड्रॉल कर लें अपने आप को। निश्चित तौर पर चुनौतियां समाज के सामने भी है, परिवारों के सामने भी है, युवाओं के सामने भी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती निश्चित तौर पर प्रशासन के सामने है। अगर प्रशासन की तरफ से बेहतर पहल किए जाए तो जाहिर है कि ऐसे मामलों में कमी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर शोभा शर्मा जी, ज्योति बी ढिंगरा जी आपका, रघुवीर सिंह मीणा साहब आपका, और हमारे सहयोगी संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।